हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर डाला था। उम्मीद करता हूं कि आप सबको वो पसंद आया होगा। तो इसी बात पे आप उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उन्हें भी शेयर करने को कहें। तो इसी के साथ हम सेकेंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था: परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था। वो क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो क्या आप सब क्वेश्चन बनाए? तो आंसर तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे से हो सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल बन गया हो, कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना हो, और कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं दिया हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो खैर, मुझे तो ये सॉल्व करना है। तो मैं उन सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं जिन्होंने बनाया है या नहीं बनाया हो, कि वो ये, अगर सॉल्यूशन चैप्टर में अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक रामबाण दूंगा। अगर आप उसको अपनाओगे तो जटिल से जटिल क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा, ये ध्यान रहे। तो वो रामबाण ये है, दिमाग में इसको छापना है आपको। वो रामबाण ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में, बढ़िया से, अगर किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म्स मेंशन हो, मतलब उस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म्स पहले से दिया रहे, तो आप क्या करो उस समय कि उस कंसंट्रेशन टर्म्स का आप मीनिंग लिख दो। अगर आप मीनिंग लिखने में कामयाब हो गए, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। तो अभी तो 1-2 क्लासेस और पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। तो करना क्या है आपको, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म्स दिया रहे तो आप उस कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग लिखो। अगर मीनिंग लिखने में कामयाब हो गए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जब भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम डील करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका मीनिंग जब लिखते हैं तो आप मीनिंग पे ही बिल्कुल फोकस करें। मीनिंग आता है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा। जैसे देखो, जैसे इस क्वेश्चन में वही चीज है। देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे कुछ भी पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि किसी क्वेश्चन में परसेंटेज कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स दिया रहे तो आप पहले क्या करो, उसका मीनिंग लिखो। तो मैं लिखता हूं पहले, इसका मीनिंग क्या होगा। 40%, अगर लिखा हुआ 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा। अब मीनिंग पहले लिखो। मीनिंग ये होगा, नीचे V किसके लिए आता है, सॉल्यूशन के लिए, ऊपर में वेट किसके लिए आता है, सॉल्यूट के लिए। तो क्या होगा, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना ग्राम, 40 ग्राम NaOH, जो कि आपका क्या है, सॉल्यूट, इस परसेंट। ठीक है, मैंने मीनिंग लिखा। अब देखो, इस मीनिंग के लिखने से हमको 2 इंफॉर्मेशन मिल गया। कैसे, हमको पता चला कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml, और सॉल्यूट का वेट कितना है, 40 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, और NaOH जो कि आपका सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट W, नीचे में सॉल्यूट में लिख दे रहा हूं, सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। और एक इंफॉर्मेशन पहले से क्वेश्चन में फ्रेम किया हुआ, किसका, डेंसिटी दिया 1.2 ग्राम पर ml का। तो NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी लिखा है, तो आप लोग NaOH का डेंसिटी मत समझे, NaOH सॉल्यूशन का डेंसिटी समझे। तो वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ कितना, D सॉल्यूशन दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, ये 3 इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब इस 3 इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब हुआ सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूट का वेट तो पता है अपने को, मतलब सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन का डेंसिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। तो हम लोग पढ़े डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, और डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml।
तो ये ml कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 120 क्या आ जाएगा ग्राम में। सॉल्यूशन का वजन कितना आ गया 120 ग्राम। तो नाउ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा पहला नंबर परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर कितना हो जाएगा सॉल्यूट का वजन, सॉल्यूट का कितना है 40 ग्राम और नीचे में सॉल्यूशन का 120 इनटू कितना 100। तो मेरे को लगता है ये 0 0 4 3 12, तो मेरे को लगता है ये 33.33 जो भी आपका आंसर आएगा 33.33। चलो देखते हैं, ये तो पहला हो गया। अब सेकंड देखते हैं जरा बी, ये तो पहला आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्या हमारा सवाल है, सेकंड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ऊपर में अगर हमको सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए और नीचे में सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो अपने को पता है, इसका मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब सवाल है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कैसे निकालें। मेरे को लगता है कि पहला पार्ट सबसे बड़ा होगा, दूसरे पार्ट में दिक्कत रहा होगा। तो देखो अब थोड़ा समझाते हैं पहले। जैसे अगर हमको सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए तो हमको सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूट का एक इंफॉर्मेशन पता है, क्या सॉल्यूट का वजन। सॉल्यूट का वजन पता है अपने को, ठीक है, और वजन पता है, इसका मतलब कि सॉल्यूट का वॉल्यूम तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि सॉल्यूट का डेंसिटी नहीं है। और डेंसिटी आप किसी भी तरह से निकाल नहीं सकते, क्योंकि डेंसिटी कंजर्व भी नहीं होता कि आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की डेंसिटी में सॉल्यूशन की डेंसिटी में सॉल्वेंट की डेंसिटी बता दे तो आपका सॉलिड का डेंसिटी आ जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कंजर्वेशन वो डेंसिटी जो होता है वो कंजर्व नहीं होता है, डेंसिटी एडिटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। तो बिल्कुल आप वो मतलब नहीं लगाएंगे तो डेंसिटी किसी भी हालत में हमारा नहीं निकलेगा इसका सॉल्यूट का। तो एक चारा ये है कि मास कंजर्व होता है, तो खैर मास से भी हमारा कोई ज्यादा रोल इसमें नहीं है। हाँ एक चीज और है, वॉल्यूम भी कंजर्व होता है, लेकिन आप ये जानो कि वॉल्यूम हमेशा कंजर्व नहीं होता, क्योंकि आपने कभी भी वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं पढ़ा है। हाँ एक चीज ध्यान रखें कि वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो देखो ऐसा कर सकते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है अपने को और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर हम निकाल लें सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्वेंट के वॉल्यूम को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सॉलिड का वॉल्यूम, यही करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम पता है, इसका मतलब अब पूरा जोर हम किस पे लगाएंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। सॉल्वेंट का मास भी नहीं पता है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी नहीं पता है, सॉरी डेंसिटी भी नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा उसका वॉल्यूम, देखो बिल्कुल निकलेगा, कैसे नाउ सॉरी ये हो गया। इसके बाद आते हैं अगेन, सबसे पहले तो आप पहले सॉल्वेंट का वेट निकालो, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में से सॉलिड को घटा देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का 120 ग्राम है और सॉल्यूट का कितना है 40 ग्राम, सॉल्यूट आपका 40 ग्राम है, घटाएंगे ऑब्वियस है कितना आएगा 80 ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट आ गया 80 ग्राम। और एक चीज याद करो, सॉल्वेंट है कौन इसमें, कई बार मैंने आपको कहा है कि अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता है तो वाटर इज ए नेचुरल सॉल्वेंट, ठीक है, वो नेचुरल सॉल्वेंट है, नहीं मेंशन करता है तो आप ये मान के चलेंगे कि वाटर आपका क्या है नेचुरल सॉल्वेंट है, नहीं है तो बिल्कुल मान के चलेंगे। अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ सॉल्वेंट का तो मेंशन किया नहीं, सिर्फ NaOH सॉल्यूशन लिखा है, तो NaOH सॉल्यूशन तो अकेले होगा नहीं, तो हम लोग मान के चलेंगे वाटर आपका सॉल्वेंट है। दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि अगर वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप वाटर का डेंसिटी भी याद रखिए 1 ग्राम पर ml हमेशा, ये फिक्स्ड है, होता है। तो देखो कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्वेंट वाटर हमारा उसका वेट तो निकाल ही लिए, तो एंड डेंसिटी ऑफ H2O मतलब सॉल्वेंट कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ डेंसिटी ना, तो मास कितना 80 और डेंसिटी कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा ml, मतलब 80 ml आ गया। तो इसलिए अब देखो क्या है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये लगा सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 है और सॉल्वेंट में निकाले कितना 80 है, तो बराबर कितना आएगा 20 ml आ गया, 20 ml। जब 20 ml आपका आ गया तब लाओ बी, हमको निकालना क्या है
हमको निकालना है परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसलिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। अब निकाले कितना है 20 अपॉन 100 इनटू कितना 100 कट गया ये 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए प्लीज। अच्छा तो एक पहले नोट में करके आप लोग लिख लें, जैसा कि मैंने बोला कि अगर सॉल्वेंट नहीं दिया रहे तो आप वाटर को सॉल्वेंट माने, और वाटर का अगर डेंसिटी वगैरह नहीं दिया रहे तो आप वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेंगे। तो नोट में करके आप लिखेंगे, नोट में छोटा सा नोट पहले लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इफ सॉल्वेंट इज नॉट टेकन, इफ सॉल्वेंट इज नॉट टेकन देन, if solvent is not taken then solvent is taken as water, sorry, then water is taken as solvent. If solvent is not taken then water is taken as solvent. A second लिखेंगे and density of water is taken 1 gram per ml, that is D of H2O बराबर 1 ग्राम पर एमएल, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है। नेक्स्ट तीसरा चौथा है हमारा 4 ग्राम पर लीटर। तो कई बार मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, चाहे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, ऊपर वाला जो था वो सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन देता था और नीचे वाला सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन देता था। वेट बाय वेट में सॉलिड का वेट, सॉल्यूशन का वेट, वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉलिड, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉरी सॉल्यूट का वॉल्यूम बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं ये हमको लगता है कि आपको ये कॉन्सेंट्रेशन का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर सॉल्यूट का ग्राम लीटर सॉल्यूशन दिया होगा, तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन ऐसे होगा कि 1 लीटर है ना, पर लीटर दिया हो ना ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम है, इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम पर लीटर। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेट, या वहां से बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 लीटर volume of solution is called ग्राम पर लीटर। मतलब सॉल्यूट का वजन इन ग्राम में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना परसेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर। अब देखो ना, जैसे ये तो अपने को समझ में आ गया ग्राम पर लीटर। जैसे मान लो कि अगर कहीं पे लेवल किया हुआ ग्राम पर लीटर का, जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ कहीं पे 5 ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग जानना है। तो देखो आप डेफिनेशन क्या समझ में आ रहा है आपको, डेफिनेशन क्या समझे आप ये समझे कि कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर उस सॉल्यूशन का हम 1 लीटर लेते हैं तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या वजन है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम पर लीटर, सही है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग आंवला जूस कर रहे थे तो उसी से पूरा हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आंवला जूस, तो आंवला जूस के बारे में अगर मैं इससे रिलेट करूं, अगर मान ले कि अगर हम बोलते हैं कि 1 लीटर अगर हम लोग आंवला जूस लाते हैं, 1 लीटर अगर आंवला जूस लाते हैं तो उस 1 लीटर आंवला जूस में आंवला का 30 ग्राम है, तो ग्राम पर लीटर कितना होगा 30 होगा, 30, क्योंकि ग्राम पर लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिफाइन होता है कितना सॉलिड का वजन है, और आंवला आपका सॉलिड बन जाता था, सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर लिखा हुआ कहीं पे किसी बोतल पर लेवल किया हो 5 ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये लेवल किया हुआ है NaOH सॉल्यूशन तो NaOH सॉल्यूट है, मतलब कि ये हुआ कि अगर सॉल्यूशन का NaOH सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर लिए हैं तो उसमें 5 ग्राम कौन है सॉल्यूट NaOH प्रेजेंट है, मतलब इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 ग्राम
NaOH जो कि हमारा सॉल्यूट है इस परसेंट नाउ अगर इसको फॉर्मूला का रूप दे तो फॉर्मूला क्या होगा ग्राम पर लीटर का? ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला ऊपर ग्राम तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें? इन ग्राम, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। ऐसे डिफाइन होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। कैसे? तो ये थोड़ा समझते हैं कैसे। जैसे अगर मान लीजिए, देखिए अगर मान लो कि किसी सॉल्यूशन का हम 5 लीटर लेकर आते हैं, 5 लीटर किसी सॉल्यूशन का हमने 5 लीटर लाया, 5 लीटर लेकर आते हैं और उस 5 लीटर के सॉल्यूशन में मान लो कि 30 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। आंवला का जूस वाला हिसाब किताब भी कर लेते हैं। मान लो तो जैसे मान लो कि आंवला का 5 लीटर लाए और उस 5 लीटर में आंवला का 30 ग्राम, तो इस आंवला जूस का ग्राम पर लीटर क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? ग्राम पर लीटर का मतलब था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड का क्या वजन है। तो देखो 5 यूनिटरी मेथड से सब डिफाइन होगा। 5 लीटर सॉल्यूशन में आंवला का 30 ग्राम, सॉलिड का 30 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 30/5, तो 5 × 30, 6 ग्राम पर लीटर, मतलब 6 आएगा उसका ग्राम पर लीटर। तो आपने कैसे किया? ऊपर में सॉलिड का वजन, नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये नीचे में आ गया। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये टेंपरेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? टेंपरेचर डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नीचे में आ रहा है और वॉल्यूम टेंपरेचर को प्रभावित करता है P / nRT से, ठीक है, वॉल्यूम भी इफेक्ट करता है। तो ठीक है, तो ऐसे देखते हैं जरा, तो लिख सकते हैं लाइन, दिस concentration terms temperature dependent, टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। दिस concentration terms temperature dependent। इसके बाद आते हैं जरा, ये तो रहा आपका ग्राम पर लीटर। अच्छा, ग्राम पर लीटर और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अगेन, चूंकि ग्राम पर लीटर अभी हम कैसे पढ़े, ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला क्या है? ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला आया वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर, आइए इन ग्राम में, ग्राम में होना चाहिए। अच्छा, इसी को थोड़ा तोड़ते हैं। अगर वॉल्यूम ml में होगा, वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का इन ml लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस 1000 को हम लोग 100 × 10 भी लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100 into 10। आप याद करो, इसको कुछ कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास आया ग्राम पर लीटर, एक रिलेशन आया ग्राम पर लीटर बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू कितना? 10। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको ध्यान रखें। ये हम लोग तब लगाएंगे जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहे, ग्राम पर लीटर निकालने के लिए बोला जाए तो ये दिया रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा। ये ग्राम पर लीटर दिया रहे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछे, 10 से इधर जाकर के डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हुआ। आप इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राम पर लीटर हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे ppm और ppb। 5 ppm एंड ppb है क्या? तो पहले तो ppm का फुल फॉर्मूला समझते हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और ppb का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm और ppb। मैं आपको ये बता दूं कि आपने ppm और ppb कई बार आपने सुना होगा। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के जो न्यूज़ आते हैं उसमें आपने सुना होगा, या मैगजीन वगैरह में आपने सुना होगा ppm और ppb। कहाँ? तो
तो जब न्यूज़ आपका एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन से अगर रिलेटेड होता है तो आपने जरूर वहाँ पे सुना होगा। जैसे दिल्ली में काफ़ी एक बार न्यूज़ बन रही थी कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, यहाँ का पीपीएम काफ़ी ज़्यादा से बढ़ गया है। तो आपने ऐसा सुना होगा जरूर। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि खास करके गांव वगैरह में कि कुछ क्योंकि बहुत सारे लोग गांव के नदी पे डिपेंड होता है, तो और जिसकी वजह से काफ़ी लोग नदी के पानी पीने से मर जाते हैं। तो जब वो चेक करने के लिए आते हैं तो वो चेक करके बताते हैं कि यहाँ का जो पीपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये पानी पीने योग्य नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है। आपने ये जरूर पीपीएम वगैरह सुना होगा, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सुने होंगे, ठीक है। तो खैर देखते हैं पहले है क्या, अब इसको डिफाइन करते हैं। पीपीएम का जैसे मैंने फुल फॉर्म लगाया पार्ट्स पर मिलियन। अब डायरेक्ट डेफिनेशन में नहीं है, कई बार मैंने आपको बोला है कि उसके वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छुपा होता है। अब देखो है क्या, जैसे पीपीपी पहले स्टार्ट करते हैं, पीपीपी बाद में आपको समझाऊंगा, पहले पीपीएम समझते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ कि 1 मिलियन में कितना पार्ट। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब 10 करोड़। तो 10 लाख पीपीएम मेंशन कर रहा हूं मैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख में कितना पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, जैसे समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। आप ऐसे समझो कि अगर दिल्ली का जनसंख्या 10 लाख, मान के चलो 10 लाख है, और उसमें 5 एलियन है। एलियन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो आदमी से अलग व्यवहार करता हो, अलग दिखता हो। मान लो मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, तो अगर दिल्ली का जनसंख्या 10 लाख है और उसमें 5 एलियन है, तो दिल्ली में एलियन होने का पीपीएम क्या होगा? पीपीएम क्या होगा? पीपीएम 1 मिलियन में कितना पार्ट, तो एलियन का पीपीएम कितना हो गया? 5 हो गया, बिल्कुल 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे देखो फिर, जैसे अगर मान लो कि यूपी का जनसंख्या, मान लो समझने के लिए कि 20 लाख है, यूपी की जनसंख्या 20 लाख है, और उस यूपी में मान लो कि 8 एलियन है, 8 एलियन है, तो यूपी में 8 एलियन होने का पीपीएम क्या है? पीपीएम क्या है? तो हम अभी आपको क्या बोले, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में कितना पार्ट है। तो मैंने आपको बोला 20 लाख में, 20 लाख में 8 एलियन है, तो 10 लाख में कितना हो जाएगा? 2 एलियन, नहीं 2 नहीं 4 होगा ना, सॉरी 4 एलियन, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 पीपीएम हो गया उसका, किसका? यूपी का। यूपी में एलियन का होने का पीपीएम 4। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा कि जो पीपीएम है ये सिर्फ नंबर से डिफाइन नहीं होता है, नंबर के साथ साथ आप मास से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब पीपीएम या पीपीपी जो है वो नंबर के टर्म्स में डिफाइन हो सकता है और मास के टर्म्स में डिफाइन हो सकता है। अभी जो मैंने डिफाइन किया वो नंबर के टर्म्स में, अब इसको वेट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे कि हम लोग 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख ग्राम हम लोग आटा लाते हैं, आटा ले आते हैं, आटा वाइवेट लाए हम, 10 लाख किलोग्राम हमने अगर आटा लिया, और उस आटे में मान लो कि 3 ग्राम भूसी है। भूसी आप लोग समझ रहे हो यार, समझो भूसी, अरे वो फालतू का जो चीज होता है, गैंग मैट्रिक्स वगैरह वो, ठीक है, तो भूसी है, भूसा जिसको बोलते हैं, 3 ग्राम है। तो आटे में भूसी होने का पीपीएम क्या है? 3 ग्राम, क्योंकि मैंने 10 ही लाख ग्राम आटा लाया था, 10 लाख ग्राम आटा लाया और उसमें 3 ग्राम मिल रहा है। अगर मान लो कि ऐसे कि अगर मैंने लाया चावल अगर मान लो लाया कि मैंने लाया चावल, अगर मान लो 20 लाख ग्राम चावल लाया, उस 20 लाख ग्राम चावल में अगर मान लो कि 8 ग्राम, मान लो समझने के लिए 8 या 10 जो भी मान लेते हैं, 10 ग्राम मान लो कंकर निकलता है, 10 ग्राम कंकर स्टोन, तो उस चावल में कंकर होने का पीपीएम क्या है? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल है, पीपीएम तो 10 लाख में ही डिफाइन होगा। मैंने आपको 20 लाख बोला, तो 20 लाख चावल में कंकर कितना है? 10, तो 10 लाख में कितना हो जाएगा? 5, तो उसका पीपीएम कितना हो गया? कंकर होने का पीपीएम चावल में कितना हो गया? 5 लाख। सही है, 5 लाख नहीं सॉरी, मतलब 5 ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम, ठीक है, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं पीपीएम आपको जो समझ में आया होगा, ठीक। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखो कि पीपीएम और पीपीवी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पीपीएम और पीपीवी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है। क्योंकि जितना भी मैंने एग्जांपल दिया, आप उस एग्जांपल से अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की तुलना में सॉलिड बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बोला 10 लाख
लोग लेते हैं उसमें 4-5 एलियन है। आप एक बड़े नंबर में एक छोटे नंबर डिफाइन कर रहे हो। आपको नहीं लगता अगर इसको हम सॉल्यूशन से रिलेट करें, पूरे जो संख्या है, पीपल है दिल्ली का 10 लाख, उसको सॉल्यूशन मान लेते हैं, उसमें 5 लोग जो है आपका वो सॉल्यूट है, तो आपको सिस्टम कितना डाइल्यूट दिखेगा आपको खुद समझ में आ रहा होगा। या अगर मैंने आटा का जो एग्जांपल दिया था बाईपास में, तो उसमें आप देख सकते हो कि 10 लाख ग्राम जब मैंने आटा लाया उसमें 3 ग्राम आपका भूसी निकल रहा है, तो 10 लाख ग्राम एकदम बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है, और उस ह्यूज अमाउंट में मात्र 3 से 4 ग्राम आपका भूसी निकल रहा है। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम, आटा पूरा अगर सॉल्यूशन मान लेते हैं और भूसी आपका सॉल्यूट है, तो पूरा सिस्टम आपको कहीं ना कहीं डाइल्यूट दिखेगा। तो ध्यान रहे कि पीपीएम या पीपीवी आपका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, एयर आपका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए आप एयर के लिए पीपीएम इस्तेमाल करते हैं। आप सुने भी होंगे कि जो एयर का पॉल्यूशन होता है पीपीएम स्केल में मापा जाता है, सही है। चाहे आप पानी का जो गंदगी है, जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, उसको भी पीपीएम या पीपीवी में मापते हैं, क्योंकि पानी भी कहीं ना कहीं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सही है ना, ठीक है। तो पीपीएम और पीपीवी से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया सामने, वो ये कि पीपीवीएम एंड पीपीवी डिफाइंड for very dilute solution. Very dilute solution. ppm और ppv is defined for very dilute solution. ठीक है, पहले एक लाइन ये समझ में आ गया। अब मैं आपको पहले ppm ही समझा रहा हूं, ठीक है। अब ppm समझते हैं। जैसे अगर मान लो कि कहीं पर ऐसा लेवल किया हुआ है, या ऐसा मान लो कि एक डेटा निकाला गया कि 1.2, मान लो ऐसा 1.2 ppm of K plus, ठीक है, in river water by mass, क्योंकि by number और by mass दोनों डिफाइन हो सकता है, मैंने यहां मेंशन कर दिया by mass है, ठीक है। मतलब किसी नदी के पानी में K प्लस, पानी में आयंस होता है जैसा कि आप जानते हो, K प्लस पोटेशियम प्लस होने का जो ppm है 1.2 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? काफी कई बार मैं बोल रहा हूं, मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होगा कि मतलब कितना ppm का मतलब क्या होता है? 1 नहीं 10 लाख का मतलब 10 के पावर 6 ग्राम, ठीक है, इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ रिवर वाटर सिस्टम को आप एक साथ सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। रिवर वाटर कितना ग्राम? मात्र 1.2 ग्राम K प्लस इस परसेंट, ठीक है, इसका ये मीनिंग होगा। अच्छा, एक चीज मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप चाहे, चूंकि आपका जो सिस्टम क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हो कि सॉल्यूशन का मास तकरीबन बराबर हो जाएगा किसके? सॉल्वेंट के मास के। तो आप ये भी तो बोल सकते हो इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर, रिवर वाटर ही, लेकिन सॉल्वेंट आप बोल सकते हैं इसको, सॉल्वेंट मात्र 1.2 ग्राम K प्लस परसेंट। इसका मीनिंग ये होगा। अगर इसको फॉर्मूला का रूप देना चाहे तो फॉर्मूला के रूप में ये क्या आएगा? ppm बराबर फॉर्मूला बनेगा, तो दोस्तों बहुत अच्छे समझो। पहले ppm का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? ऊपर में सॉल्यूट का वेट, नीचे में सॉल्यूशन का वेट या सॉल्वेंट का वेट, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्वेंट तकरीबन बराबर होगा, क्योंकि काफी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट का जो मास होगा सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होगा, तो आप सॉल्यूट को नजरअंदाज कर सकते हैं किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में। तो सॉल्यूशन बराबर सॉल्वेंट, तो ppm बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ solute in gram divided by weight of solution या solvent into कितना? 10 के पावर 6 into 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 लगाना पड़ेगा।
ये कैसे, तो आप ऐसे समझो, अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था यूपी वाला, तो यूपी में मैंने क्या बोला कि यूपी में, ठीक यूपी छोड़ो, वो चावल वाला मैं कर लेता हूँ। जिस चावल वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल ये था कि मैंने बोला आपको कि 20 लाख ग्राम चावल में 8 ग्राम कंकर है, तो उसका पीपीएम क्या है। आपने यूनिटरी मेथड लगाया होगा क्योंकि हमको निकालना है 10 लाख में, तो 10 लाख का मतलब हुआ 10 की पावर 6, तो है ना 10 की पावर 6, तो 20 लाख का मतलब 2 इंटू 10 की पावर 6, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 मतलब 20 लाख ग्राम चावल में कंकर कितना है 8 ग्राम, तो 10 के पावर 6 ग्राम चावल में मतलब 2 10 डिवाइड इधर हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। ये आप ऐसे कर लो कि एक में कितना हो जाएगा, एक में इसको इधर लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 8 बटा 2 इंटू 10 के पावर 6 चावल होगा, तो 10 के पावर 6 में कितना, तो 8 बटा 2 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 6, तो देखो 10 के पावर 6 10 के पावर 6 कट गया, तो 2 और वो 8 था तो 4 आ गया, तो कहीं ना कहीं ऊपर में सॉलिड, नीचे में आप क्या लिए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वजन लिए ना, और इंटू 10 के पावर 6 से गुना आपकी, तो इसलिए यहाँ 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, सिमिलरली पीपीवी इसी तरह से डिफाइन होगा। पीपीवी बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इंटू 10 की पावर 6 नहीं 9, 1 मिलियन ग्राम 10 की पावर 9 होता है। इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पीपीएम और पीपीवी दोनों का दोनों जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सब में क्या है वेट आता है, और वेट मतलब मास जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो लिख सकते हैं एक लाइन, दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आप इसको पहले नोट करो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका पीपीएम और पीपीवी खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा नेक्स्ट 6 है। ठीक है, 6 नंबर नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज, मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज, सवाल ये कि सर मोल परसेंटेज क्या है। देखो परसेंटेज कितने में डिफाइन होता है, 100 में। तो मोल परसेंटेज देखो ऐसे डिफाइन होगा कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का 100 मोल लेते हो, परसेंटेज तो 100 मोल अगर लाते हैं किसका, सॉल्यूशन का, तो उस 100 मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल, इसी को हम लोग बोलेंगे मोल परसेंटेज। इसी को क्या बोलेंगे, मोल परसेंटेज। जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले हम डिफाइन किए पार्ट्स पर मिलियन, तो पर मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख। 10 लाख में सॉल्यूट कितना, आप उसको पार्ट्स पर मिलियन बोल दिए। और हम अभी जो डिफाइन करने जा रहे हैं मोल परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 में सॉल्यूट का मोल कितना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज मोल। तो मैं इसके लिए लिखता हूं परसेंटेज मोल किसको बोलेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in total 100 moles of solution is called मोल परसेंटेज। सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूशन के 100 मोल की कितना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल परसेंटेज। अगर हम इसको फॉर्मूला का स्वरूप दें, तो पहले फॉर्मूला का स्वरूप देने से पहले आप ये जानिए कि फॉर्मूला आता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सॉल्यूशन के 100 मोल में सॉल्यूट का कितना मोल, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मोल या मोल परसेंटेज। तो आप ऐसा समझो कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर मान लो कि हम 500 मोल लाएं, किसी भी सॉल्यूशन का 500 मोल लाएं, अब उस 500 मोल में सॉल्यूट का 10 मोल परसेंट है। 500 मोल में सॉल्यूट का कितना मोल परसेंट है, 10 मोल परसेंट है। तो बताइए परसेंटेज बाय मोल कितना होगा या मोल परसेंटेज कितना होगा, अगर सवाल ऐसा है तो 100 में डिफाइन होता है वो। तो अब देखो 500 मोल में सॉल्यूट का 10 मोल है, तो 500 में 10 मोल यूनिटरी मेथड डिफाइन करेंगे, 500 में 10 मोल सॉल्यूट का, तो एक में 10 बटा 500, तो 100 में 10 बटा 500 इंटू 100, तो 2 आएगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज
परसेंटेज मोल या परसेंटेज बाय मोल। आप ऊपर में क्या लिए सॉल्यूट का मोल, नीचे में टोटल सॉल्यूशन का मोल इनटू क्या किया 100। तो अगर हम इसको फार्मूला का स्वरूप देना चाहें तो फार्मूला के स्वरूप में क्या बनेगा, ये बनेगा नाउ, ये बनेगा आपका मोल परसेंटेज बराबर बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ 20% बाय मोल ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर इसकी मीनिंग की मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा कि टोटल 100 मोल ऑफ सॉल्यूशन 20 मोल ऑफ NaOH मतलब सॉल्यूट जो कि आपका है, क्या होगा इस परसेंट, ये हो जाएगा इसका मतलब 100 में 20 मोल, अगर ऐसा लिखा हुआ तो। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं ये टेंपरेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो चूंकि मोल एक प्रकार का मास है तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, मास का रेशियो हम लोग मोल परसेंटेज बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मास होने के कारण क्या होगा, ये टर्म टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस कंसंट्रेशन टर्म्स टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, टेंपरेचर से पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक, इसकी बात आते हैं जरा, ये आपका हुआ मोल परसेंटेज। नेक्स्ट 7 है हम लोग का मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, अब सवाल ये कि मास फ्रैक्शन क्या है? जैसे परसेंटेज 100 में निकलता है, फ्रैक्शन 1 में निकलता है, ठीक है, परसेंटेज 100 में, फ्रैक्शन 1 में, तो आप ऐसे समझो मास फ्रैक्शन, तो सॉल्यूशन के 1 ग्राम में, सॉल्यूशन के यूनिट ग्राम में या यूनिट मास में सॉल्यूट का कितना मास है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन भी एक तक लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल यूनिट मास ऑफ solution is called mass fraction। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन के 1 ग्राम मास में कितना है, 1 यूनिट मास में कितना है, इसे क्या बोलेंगे, मास फ्रैक्शन। अगर हम इसको फार्मूला का स्वरूप देना चाहें, नाउ अगर इसको फार्मूला का स्वरूप देना चाहें तो फार्मूला क्या बनेगा, मास फ्रैक्शन का, मास फ्रैक्शन बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे आप समझ सकते हो, 1 में निकलना है, तो अगर मान लो कि हमने लाया 10 ग्राम सॉल्यूशन का, 10 ग्राम लाया, उसमें 2 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो मास फ्रैक्शन बताइए क्या है, तो 10 ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट, तो 1 ग्राम में 2/10, कोई गुना वगैरह तो हो नहीं रहा है, तो 2 आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे में 10 वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मास फ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद देखते हैं सर, अगर मान लीजिए लेट, थोड़ा इसका एप्लीकेशन में दिखाता हूं थोड़ा एक चीज, अगर मान लो लेट एक मिक्सचर है 2 कंपोनेंट्स का, लेट ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी का 2 कंपोनेंट का एक मिक्सचर। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमको, अगर मान लो हमको लिखना है, अगर हमको लिखना है ए का लिखना है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर कितना लिखोगे, ऊपर में वेट ऑफ ए है ना, उसका वेट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, या टोटल मास बोल सकते हैं, टोटल मास बोल सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहां से अगर हम लोग वेट ऑफ अगर ए लिखना चाहें तो वेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ए कंपोनेंट बराबर हो जाएगा ए का मास फ्रैक्शन इनटू मास
फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू कितना, टोटल मास या मास ऑफ सॉल्यूशन। उसी प्रकार हम लोग एंड वेट ऑफ बी अगर हमको लिखना है तो वेट ऑफ बी में क्या लिखेंगे, अगर बी का वेट लिखना हो तो मास फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, किसका, बी का लिखना पड़ेगा, ये ए का ये बी का इनटू कितना, टोटल मास। अब ऐसे समझो ना कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप लोग जानते हो। जैसे आप एक चीज बताओ, मास फ्रैक्शन ए का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के 1 ग्राम में ए का कितना मास है, तो सॉल्यूशन के टोटल मास में अगर ए के मास से गुणा कर देंगे तो क्या ए का मास नहीं आ जाएगा, ए के मास फ्रैक्शन से अगर टोटल मास को गुणा कर दें तो ए का मास आ जाएगा। अगर हमको बी का मास फ्रैक्शन पता है तो मास फ्रैक्शन बी का पता होने का मतलब हुआ कि आपको सॉल्यूशन के 1 ग्राम में बी का मास पता है आपको, तो मास फ्रैक्शन हो गया, तो टोटल मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी का टोटल मास आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है मास फ्रैक्शन, ये टेंपरेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, ऑब्वियस है, पूरा हर जगह मास है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, ये भी टेंपरेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो 7 मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग शॉर्टली एक्स से पढ़ते करते हैं, कैपिटल एक्स से। अब सवाल ये है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, तो सिंपल मोल फ्रैक्शन कितने में डिफाइन होता है, 1 में। तो सॉल्यूशन के टोटल 1 मोल में सॉल्यूट का कितना मोल है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मैं लिखने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is present in total unit mole of solution is called mole fraction। इसी को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन के 1 मोल में कितना है, इसी को लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, देखते हैं ना, मोल फ्रैक्शन को अगर हम फॉर्मूला का स्वरूप देना चाहें तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, ऊपर में सॉलिड का मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल यही होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि 10 मोल सॉल्यूशन है, उसमें 2 मोल अगर सॉलिड का प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन कितना, 10 में 2, तो 1 में 2/10 सॉलिड का, सॉलिड ऊपर में आ रहा है, नीचे में सॉल्यूशन आ रहा है, तो 2/10 तो आ जाएगा कितना, 1/5 जो भी 0.2। तो ये आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि अगर हम कोई भी जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखते हैं तो ऊपर में हमेशा आपका सॉलिड का इंफॉर्मेशन आता है, हमेशा। जैसे मोल फ्रैक्शन, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे अभी मैंने बोला मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट को लेकर डिफाइन कीजिए, तो आप इसको मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, चाहे आप इसको मोल फ्रैक्शन किसका बोल सकते हैं, ऑफ सॉल्यूट का। तो बराबर में कितना लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, आप ये लिखोगे। अगर मान लो कि हमने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर हमने बोला सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा, यहां क्या लिखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अब डिवाइडेड बाय मोल ऑफ या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो रहा मोल फ्रैक्शन। अब जरा देखते हैं, जैसे थोड़ा और इसको डिटेल करते हैं। मान लो कि एक मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट है, ए है और मान लो कि बी है। लेट ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स
ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी का दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपने ए और बी दोनों को लेकर के अगर आपस में मिलाया, ऑब्वियस है ए का कुछ मास होगा और उस मास के करस्पॉन्डिंग उसका कुछ मोल होगा, क्योंकि मास है तो मोल होगा, क्योंकि मास है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके तो मोल आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए का नंबर ऑफ मोल, मान लेते हैं n मतलब मोल होता है, और नीचे में सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं ए, इसका मतलब मोल्स ऑफ ए हो गया, और ए का मोल फ्रैक्शन x मतलब मोल फ्रैक्शन, और नीचे ए लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन। उसी प्रकार बी के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स एन बी, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में बी लगा दिए, एन मतलब मोल, बी लगाया इसका मतलब बी का मोल, और इसका मोल फ्रैक्शन मतलब बी का मोल फ्रैक्शन, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, नीचे बी लगा देते हैं, एक्स भी क्या है इसका मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब आते हैं, अगर मान लो कि इस मिक्सचर में हमको ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है फॉर ए कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट्स के लिए आपको लिखना है मोल फ्रैक्शन, इसके लिए मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन बराबर ए का मोल ऑफ ए, एक बढ़े अब बटा कितना, टोटल मोल, सॉल्यूशन का मोल बोलो चाहे टोटल मोल बोलो, बात बराबर है। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना माने, एक्स ए का मोल कितना माने एन ए, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में टोटल मोल कितना होगा, टोटल मोल बराबर एन